आरबीआई पॉलिसी के ऐलान से पहले बाजार में आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट हावी रही। निफ्टी 153 अंक गिरकर 16,416 पर और सेंसेक्स 568 अंक गिरकर 55,107 पर बंद हुए। निफ्टी बैंक में 314 अंकों की कमजोरी देखी गई। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बता रहे हैं हमारी सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, आज मार्केट में वैसे इंडाइसिस के हिसाब से तो कोई बड़ा एक्शन तो नहीं था, क्योंकि 16,400 के इर्द गिर्द हमने आज क्लोजिंग की है और बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहा, करीब 300 पॉइंट की गिरावट दिखी। ये कन्विक्शन से हमने आज बचाया अपने आप को। हालांकि पॉइंट्स आप लॉस के देख ही पा रहे होंगे, आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक के चार्ट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे। खैर, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आज मार्केट रेंज में रहा तो कौन से सेक्टर्स के बीच में चर्निंग हुई है। आज जो सेक्टर्स चले थे उसमें सरकारी कंपनीज का यानी कि पीएससीज इंडेक्स वो काफ़ी अच्छा चला। एनर्जी और ऑटो सेक्टर भी आज काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे। खासकर एनर्जी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो गेल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सब का काफ़ी हद तक बड़ा योगदान था। तो एनर्जी सेक्टर, पीएससी सेक्टर और ऑटो सेक्टर का जो लास्ट पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये अपनी स्क्रीन पर आप वो सारे सेक्टर्स को देख पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको कमज़ोरी थी सेक्टर के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको दिखेगा रियल एस्टेट और काफ़ी हद तक मीडिया और आईटी, ये तीन ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे आज आपको कमज़ोरी थी। खासकर रियल एस्टेट की काफ़ी सारी कंपनीज में आज हमको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। आईटी का इंडेक्स भी आज नहीं चला। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी आज नीचे ही स्तर पे जाके बंद हुआ है। अब मैं सीधा आपको यहाँ पे लिए चलता हूँ कि आज बाजार के अंदर कौन से शेयर चले या कौन से शेयर पिटे हैं। अगर आप निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो आज बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या में ओएनजीसी ने लीडरशिप साबित की है अपने आप को, और ओएनजीसी करीब 5% ऊपर जाके बंद हुआ है। एनटीपीसी, कोल इंडिया, दो ऐसे और एनर्जी के शेयर्स थे जहां पर आज की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको आती हुई दिखी है। ऑटोस में जो आज पूरा दारोमदार थाम रखा था वो मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ने थामा, और इनकी आज की क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग हमको बनती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स और एम&एम भी धीरे धीरे चले और इनके पास भी आज का परसेंटेज गैप करीब 0.25% का आ गया। तो कुल मिला के लबोलबाब बात ये थी कि ऑटोज के अंदर और एनर्जी के शेयर्स ने आज मार्केट में वेटेज के हिसाब से भी काफ़ी तेज़ी दिखाई है। आज का दिन टाइटन के लिए बिल्कुल ख़राब था। आज टाइटन सुबह से कमज़ोर था, 4-4.5% की गिरावट टाइटन के अंदर आती हुई दिखी है। इसके अलावा ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल जैसे एफएमसीजी कंपनियां भी आज बाजार में दम नहीं भर पाई। इनकी वेटेज है और ये शेयर भी अपने आप में टूटे हैं। तो आज कुल मिला के मार्केट के अंदर एक चर्निंग हुई है। हाँ, लास्ट में चलते चलते कुछ हद तक सीमेंट कंपनीज के अंदर हमको खरीदारी आती हुई दिखी है। कल का दिन सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर ग्रासिम, एसीसी, अंबुजा, ये तीनों का 12 बजे के बाद का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शेयर जिसने आज सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, लास्ट में चलते चलते मैं आपके सामने वो शेयर रखता हूँ, वो है पीबी फिनटेक। असल में इनके जो फाउंडर मेंबर है मिस्टर दहिया, उन्होंने कुछ शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में आके बेचे, जिसकी वजह से शेयर में आज 10% से ज़्यादा का गोता लग गया। ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है, पॉलिसी बाजार के नाम से आप इसको जानते हैं। पीबी फिनटेक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और इसके अंदर हमको जोरदार नुकसान बनते हुए दिखा। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर स्ट्रक्चरली वैसे कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन आज हमने कुछ लाल निशान में क्लोजिंग जरूर की है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और अगला ट्रिगर रिजर्व बैंक की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एमपीसी का फैसला कल आने वाला है। इस बार की पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं बाजार को, इस पर हमने एक खास पोल करवाया। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा है मेरे साथ उस पोल की डिटेल्स लेकर। पोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि क्या आरबीआई फिर से दरों को बढ़ाने जा रहा है कि नहीं, यानी कि ब्याज दरें, आपका ईएमआई महंगा होने जा रहा है कि और नहीं होने जा रहा है। तो इसका जवाब अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठक से ठीक पहले पोल में आपको जवाब मिल जाएगा, और उसका जवाब है हाँ, आपकी ईएमआई थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि हाँ 100% है। रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, इसका मतलब आपकी ब्याज की दरें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। नहीं वाले कहने की संख्या 0 है। अब ये होगा कितना, ये अलग अलग मुद्दों पर हो सकती है बात, लेकिन हाँ दरें बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम टिपिकली बैंकिंग की भाषा में रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ाई जा सकती है। उसका जवाब है हाँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने जब पोल ये किया कि क्या रिवर्स रेपो में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्या, तो वहाँ पर भी जवाब था कि हाँ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। 90% लोगों का ऐसा मानना था। 10% कह रहा था कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंडेट के साथ ही जाइए और हो सकता है आपको रिवर्स रेपो में भी चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये दो हमने बेसिक क्वेश्चंस जो भी एक्सपर्ट्स थे उनसे पता किया, तो उसके बाद का ये पोल निकल के आया। फिर हमने एमपीसी की बैठक की बारीकियों के बारे में पता किया कि इस बार की बैठक में क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट था कि स्टांस कैसे होगा, हॉकिश यानी कि बहुत गंभीर होंगे, बेरिश यानी कि बहुत नरम हो जाएंगे, या फिर अकोमोडेट होगा, बैलेंस करके चलेंगे।
तो चलेगा बैलेंस करके, अकोमोडेटिव स्टांस रखने पे विचार होगा। रिवर्स रेपो पे भी आपने अपने पोल में बताया था कि 90% कह रहे हैं कि हाँ बदलाव होगा। कितना होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये 0.15% से बदलाव हो सकता है और जो बढ़कर 3.5% के आसपास हो सकता है रिवर्स रेपो। ये आप इस पे दूसरा पॉइंट था। फिर हमने ये पूछा, तीसरा पॉइंट था वो था इन्फ्लेशन को लेकर कि क्या महंगाई को लेकर बात होगी। तो क्रूड में तेज़ी से सीपीआई का अनुमान बढ़ा सकते हैं और इसी को मैनेज करने का आरबीआई पूरा काम करेगा। आरबीआई के लिए सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है कि बढ़ते हुए क्रूड का उसके पास अभी कोई तोड़ नहीं है और सारी कमोडिटीज़ अपने ऊपरी स्तरों से करीब 20% तक नीचे आ चुके हैं, लेकिन क्रूड नहीं अभी आया नीचे। फिर हमने ये देखा कि आगे चल के क्या दुनिया भर में महंगाई को लेकर या इसको लेकर चिंता है, तो वो भी एमपीसी की बैठक में स्टेटमेंट आएगा कि देखिए दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता है, इसलिए कमोडिटीज़ पे खासकर महंगाई के मुद्दे पे इर्द गिर्द एमपीसी की ज़्यादातर बैठक घूमेगी। तो क्रक्स ऑफ द इस पोल का यही है कि एक तो आप थोड़ा ब्याज दरें आपको और बढ़ती हुई दिखेंगी और दूसरा महंगाई और साथ ही कच्चा तेल, इसके इर्द गिर्द पूरी एमपीसी की बैठक का लबोलुभाव रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को राज्यों के साथ करार देने को मंजूरी दे दी है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल्स देने हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने देश भर में मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की योजना तैयार की है और इससे संबंधित ईओआई भी मंगाए हैं। अब ऊर्जा मंत्रालय ने ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को आकर्षित करने के मकसद से ईओआई की जो मौजूदा शर्तें हैं उसमें ढील देने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये कहा है कि कोई भी निजी कंपनी किसी भी राज्य सरकार के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित कर सकती है और इस मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए प्रस्ताव सौंप सकती है। हालांकि इस जेवी में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कम से कम 26% होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ईओआई सौंपने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसका गठन किया जाए, इसके बिना भी ईओआई सबमिट किए जा सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय दरअसल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव्स देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आगे आएं और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आए। इसके अलावा शर्तों में और ढील देते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि निजी कंपनी के पास यह भी विकल्प होगा कि इस जेवी से बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जितने भी एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है कम से कम 50% का काम जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरा विकल्प ये भी होगा इस जेवी से बाहर आने के लिए कि आप 10 साल के बाद, जब आपको मैन्युफैक्चरिंग जोन अवार्ड हो जाए उसके 10 साल के बाद जेवी से बाहर आ सकते हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग जोन में पावर सप्लाई का सवाल है, इसके लिए जो पावर टैरिफ है उसको 5 साल तक फिक्स रखने का विकल्प दिया गया है। उसके बाद इसमें 3% की बढ़ोतरी जो है वो होगी। इसका मकसद ये है कि कंपनियों को सस्ती दर पर बिजली मिले और मैन्युफैक्चरिंग जोन के अंदर जो इक्विपमेंट बन रहे हैं वो भी कॉस्ट इफेक्टिव हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे दिन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट के दौर में भारतीय शेयर बाजार को संभालने का काम रिटेल निवेशकों ने किया है। उन्होंने कहा कि जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे तब खुदरा निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने और क्या-क्या कहा, आइए चलिए सुनते हैं। 62,000 investor awareness programs have been held by IEPF. In a way, I would think, quietly, these have helped during the pandemic, the very significant increase in retail investor numbers in India. In fact, there are times when I've answered, even in the parliament, that if FPIs are going away and coming into the country as and when, and giving us a feeling that funds are going out of India, retail investors in India have come in a big way that they seem to act like the shock observers. If FPIs went away, FIIs went away, our markets did not really have to show the ups and downs in a very distinct way, because the small investors in the country have come in a big way, trickling into the country.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जारी कर दी है। पॉलिसी में देश में एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ASFI यानी कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई है। सिंधिया का कहना है कि फिलहाल एयर स्पोर्ट्स से देश में 80 से 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। सरकार की कोशिश इसे 10 गुना तक बढ़ाने की है। सिंधिया ने कहा कि ASFI की जिम्मेदारी एविएशन मंत्रालय के सचिव संभालेंगे और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। पॉलिसी में फिलहाल 11 खेलों को शामिल किया गया है। बाद में इसमें और खेल भी शामिल किए जाएंगे। जैसे हमने अभी ये नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी घोषित की है, इसमें हर एक स्पोर्ट के लिए एक अलग नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनने वाला है और इस एसोसिएशन हर एक एसोसिएशन निजी क्षेत्र के द्वारा बनाया जाएगा। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट जो हमारी अप्रोच है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करके हम लोग आगे बढ़े। इसलिए मैंने सरकार के प्रतिनिधियों को भी केवल 4 तक सीमित रखा है। केवल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एक प्रतिनिधि DGCA से और एक प्रतिनिधि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, केवल 4 तक सीमित होगा। और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि एक वर्टिकल के 13 एसोसिएशन हैं, तो उसके अध्यक्ष और उसके सेक्रेटरी सचिव को, तो मतलब 26 लोग निजी क्षेत्र से, 3 एमिनेंट एक्सपर्ट्स, तो मतलब 3 और, तो 29 हो गए। और उसके अलावा कोई और भी ये चाहे, ये सारे एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स होंगे। तो आप मान लो कि 33 में से केवल 4 सरकारी लोग होंगे, बाकी सब निजी क्षेत्र से होंगे। और अब आखिर में बात करते हैं मौसम की। दिल्ली के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग का कहना है कि देश की राजधानी और उसके आसपास पारा 44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 8 और 9 जून के बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर भारत के लोगों को 11 जून के बाद ही गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिलहाल तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों तक आगे बढ़ चुका है। इसी के देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।